गहरे जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था, जहां की मिट्टी में रहस्य घुले हुए थे। वहां के लोग अजीब गरीब परंपराओं को मानते थे, और सबसे अजीब परंपरा थी नाग विवाह। कहा जाता था कि अगर किसी लड़की का विवाह एक नाग से करवा दिया जाए तो गांव पर कभी कोई विपत्ति नहीं आएगी। ये परंपरा सदियों से चली आ रही थी, लेकिन किसी ने भी ये नहीं देखा था कि जिन लड़कियों की शादी नाग से हुई वे आखिर कहाँ गईं। उस गांव में एक लड़की थी, नंदिता। वह खूबसूरत थी, चंचल थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वह इन परंपराओं पर विश्वास नहीं करती थी। उसे यह सब कोरी गप लगती थी, लेकिन गांव के बुजुर्गों का कहना था कि ये परंपराएं उनके पूर्वजों द्वारा तय की गई थी और इन्हें तोड़ना विनाश को बुलाने जैसा था। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, नंदिता अपने घर की खिड़की से बाहर देख रही थी। अचानक उसे लगा कि पेड़ों के पीछे कुछ हिल रहा है। उसने ध्यान से देखा। दो चमकती हुई आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, एक लंबा विशाल सांप धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ने लगा। लेकिन यह कोई साधारण सांप नहीं था। यह इतना बड़ा था कि उसकी परछाई से आधा गांव ढक गया। अगले ही दिन गांव के पुजारी ने घोषणा की कि नाग देवता ने अपना जीवन साथी चुन लिया है, और वह कोई और नहीं बल्कि नंदिता थी। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। लोग फुसफुसाने लगे, नाग ने इसे चुन लिया, अब इसे शादी करनी ही होगी। नंदिता चिल्लाई, यह पागलपन है, मैं किसी सांप से शादी नहीं करूंगी। लेकिन उसकी आवाज सुनी अनसुनी कर दी गई। गांव वालों का मानना था कि अगर शादी नहीं हुई तो नाग का प्रकोप पूरे गांव को निगल जाएगा। शादी की रात आ गई। चारों ओर मंत्रों का जाप हो रहा था। नंदिता को सफेद साड़ी पहनाई गई और उसे गांव के सबसे पुराने पीपल के पेड़ के नीचे ले जाया गया, जहां एक बड़ा नाग कुंड था। उस कुंड से धीरे धीरे एक विशाल नाग निकला। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी त्वचा सोने जैसी चमक रही थी। गांव के लोग झुके, लेकिन नंदिता कांप रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर कोई उसकी मदद नहीं कर सकता था। जैसे ही पुजारी ने आखिरी मंत्र पढ़ा, नाग ने धीरे से अपना सिर झुकाया और अगले ही पल नंदिता बेहोश हो गई। जब उसकी आंखें खुलीं तो वह एक अजीब जगह पर थी। यह कोई साधारण गुफा नहीं थी। दीवारें सोने से बनी थीं। फर्श पर अनगिनत नाग लहरों की तरह रेंग रहे थे, और उसके सामने एक सिंहासन था जिस पर एक सुंदर युवक बैठा था। उसकी आंखें नाग जैसी थीं और उसकी त्वचा पर हल्की सी चमक थी। युवक मुस्कुराया और बोला, तुम मेरी पत्नी हो, अब तुम यहां से कभी वापस नहीं जा सकती। नंदिता की सांसें तेज हो गईं। तुम कौन हो? युवक ने कहा, मैं वही हूं जिससे तुम्हारी शादी कराई गई है। मैं नागराज हूं, और यह जगह अब तुम्हारा नया घर है। नंदिता का सिर चकरा गया। क्या वह सच में नागों के बीच फंस चुकी थी? क्या वह कभी इस डरावनी दुनिया से निकल पाएगी? नंदिता ने चारों ओर देखा। गुफा की छत से नीली रोशनी टपक रही थी और हर जगह सांप रेंग रहे थे। कुछ सांप इतने बड़े थे कि उनकी लहराती देह पूरी गुफा को ढक सकती थी, तो कुछ इतने छोटे थे कि वे पानी की बूंदों की तरह इधर उधर चमक रहे थे। नागराज उसे देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। नंदिता ने धीरे से कदम पीछे किए, लेकिन जैसे ही उसने हटने की कोशिश की, एक ठंडी हवा उसके शरीर से लिपट गई। उसके हाथ पैर जकड़ने लगे और उसे लगा जैसे वह हिल भी नहीं सकती। नागराज ने एक धीमी आवाज में कहा, यह तुम्हारी दुनिया है, अब यहां से जाने का कोई रास्ता नहीं है। नंदिता ने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए कहा, मैं तुम्हारी दासी नहीं हूं, मुझे जाने दो। नागराज मुस्कुराया, अगर मैं तुम्हें जाने दूं तो यह संसार मेरा श्राप बन जाएगा। तुम्हें मेरे पास रहना ही होगा, क्योंकि यह सिर्फ शादी नहीं, एक पुरानी प्रतिज्ञा है। नंदिता ने चौंक कर पूछा, कैसी प्रतिज्ञा? नागराज सिंहासन से उठा और धीरे धीरे आगे बढ़ा। सदियों पहले तुम्हारे पूर्वजों ने नागलोक के साथ एक वचन लिया था, जब भी नागों का संकट आएगा तुम्हारे परिवार से एक लड़की मेरी पत्नी बनेगी। यह एक समझौता था जिससे तुम्हारे गांव को कभी कोई विपत्ति ना आए। नंदिता के दिमाग में हलचल मच गई। लेकिन मैंने तो कोई वचन नहीं लिया, मुझे क्यों इस बंधन में बांधा जा रहा है? नागराज की आंखें चमकीं। हर पीढ़ी में एक लड़की को चुना जाता है, और इस बार वह तुम हो। यह भाग्य है जिसे बदला नहीं जा सकता। नंदिता को अपने माता पिता याद आए। उसने सोचा कि क्या वे इस सब के बारे में जानते थे? क्या उन्होंने भी उसे नागों को सौंपने के लिए तैयार कर लिया था? उसका मन भारी हो गया। तभी गुफा की दीवारों पर कुछ हलचल हुई। अचानक एक विशाल पत्थर हटा और एक रहस्यमय स्त्री अंदर आई। उसकी आंखें हल्की नीली थीं
और उसके बाल इतने लंबे थे कि वे जमीन पर रेंग रहे थे। उसके कपड़े सांप की चमड़ी जैसे थे और उसकी चाल में एक अजीब सी लय थी। उसने नागराज को देखा और धीमे स्वर में कहा, तुमने इस लड़की को अपने पास रखने का निर्णय कर लिया? नागराज ने सिर हिलाया। यह हमारी शपथ है। स्त्री ने गहरी सांस ली। पर क्या तुम जानते हो कि इस बार जो लड़की आई है वह साधारण नहीं है? नंदिता ने चौंक कर स्त्री की ओर देखा। क्या मतलब? स्त्री धीरे धीरे उसके पास आई और उसकी हथेली को देखा। वहां एक अजीब सा निशान उभर आया था, एक नाग के फन का प्रतीक। तुम सिर्फ इस शब्द की एक हिस्सा नहीं हो, तुम इसकी उत्तराधिकारी हो। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो नागलोक को बदल सकती है। नंदिता ने घबराकर अपनी हथेली देखी। उसके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। पर मैं तो इंसान हूं, मैं नागलोक की उत्तराधिकारी कैसे हो सकती हूं? नागराज ने गंभीरता से कहा, यही तो तुम्हें समझना होगा। तुम्हारी रगों में सिर्फ इंसान का नहीं, नागों का भी खून बह रहा है। गुफा के अंदर अजीब सा कंपन हुआ। दीवारों पर छायाएं हिलने लगीं और हर सांप जो वहां था धीरे धीरे झुकने लगा। नागराज की आवाज गूंजी, अब तुम्हें तय करना होगा कि तुम इस शक्ति को अपनाओगी या इससे भागने की कोशिश करोगी। लेकिन याद रखो, अगर तुमने इसे अस्वीकार किया तो यह पूरा संसार तुम्हारे विरोध में खड़ा हो जाएगा। नंदिता की सांसें तेज हो गईं। उसकी दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी और अब उसे खुद तय करना था कि वह कौन है, एक साधारण लड़की या नागलोक की असली उत्तराधिकारी। नंदिता का मन उलझन में था। वह अब तक जो कुछ भी समझती आई थी वह सब एक झूठ लग रहा था। अगर उसकी रगों में नागों का खून था तो इसका मतलब था कि उसका अस्तित्व ही रहस्य से भरा था। लेकिन यह कैसे संभव हो सकता था? उसके माता पिता तो साधारण इंसान थे, फिर यह शक्ति उसके अंदर कैसे आई? उसने नागराज की आंखों में देखा, जहां कोई छलावा नहीं था, सिर्फ एक कड़वा सत्य था। अगर यह सच है तो मुझे यह सब पहले क्यों नहीं बताया गया? नंदिता ने धीरे से पूछा। नागराज ने गहरी सांस ली। तुम्हें बचपन से ही इस सच्चाई से दूर रखा गया, क्योंकि नागलोक की शक्ति बहुत खतरनाक होती है। तुम्हारे माता पिता जानते थे कि अगर तुम्हें यह मालूम हुआ तो तुम्हारी किस्मत हमेशा के लिए बदल जाएगी। वे चाहते थे कि तुम एक साधारण जीवन जियो, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि तुम अपने असली स्वरूप को पहचानो। नंदिता ने अपने हाथों को देखा, जहां नाग के फन का निशान और भी गहरा होता जा रहा था। उसकी धड़कन तेज हो गई। अगर मैं इस शक्ति को स्वीकार कर लूं तो क्या होगा? उसने कांपते हुए पूछा। नागराज ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम नागलोक की रानी बन जाओगी। तुम्हें अपार शक्तियां मिलेंगी जो किसी भी इंसान के बस की बात नहीं। लेकिन क्या? नंदिता ने जल्दी से पूछा। लेकिन तुम्हें इंसानों की दुनिया हमेशा के लिए छोड़नी होगी। नंदिता का सिर घूमने लगा। क्या वह अपने माता पिता, अपने दोस्तों, अपने बचपन की यादों को छोड़ सकती थी? क्या वह इस अंधेरे रहस्यमयी संसार का हिस्सा बन सकती थी? तभी गुफा के कोने में एक हलचल हुई। वह रहस्यमयी स्त्री जो अब तक चुप थी, उसने आगे बढ़कर नंदिता के कंधे पर हाथ रखा। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। तुम्हारे पास एक और रास्ता है, स्त्री ने फुसफुसाते हुए कहा। नंदिता ने चौंककर उसकी ओर देखा। कैसा रास्ता? अगर तुम इस शक्ति को अस्वीकार करना चाहती हो तो तुम्हें नागलोक से एक शर्त पर छुटकारा मिल सकता है। नंदिता की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। क्या करना होगा? तुम्हें नागराज को हराना होगा। गुफा में अचानक सन्नाटा छा गया। हर सांप थित गया, जैसे इस वाक्य का असर पूरे नागलोक पर पड़ रहा हो। नागराज की आंखों में आश्चर्य और क्रोध एक साथ छलकने लगा। यह असंभव है, नागराज ने धीरे से कहा। कोई भी इंसान नागराज को नहीं हरा सकता। रहस्यमयी स्त्री मुस्कुराई। लेकिन वह पूरी तरह से इंसान नहीं है। नंदिता की सांसें तेज हो गई। क्या यह वाकई मुमकिन था? अगर वह नागराज को हरा देती तो क्या वह अपनी पुरानी जिंदगी में लौट सकती थी? लेकिन नागराज को हराना कोई साधारण बात नहीं थी। वह सिर्फ एक सांप नहीं, एक देवता के समान शक्तिशाली था। नागराज ने गहरी नजरों से नंदिता को देखा। अगर यह तुम्हारा फैसला है तो मैं तुम्हें यह मौका दूंगा, लेकिन याद रखना, अगर तुम हार गई तो तुम्हें नागलोक की रानी बनना होगा। तुम्हें इस जीवन को अपनाना ही पड़ेगा। नंदिता ने आंखें बंद कर लीं। उसके सामने उसकी पुरानी जिंदगी और नागलोक की रहस्यमयी दुनिया दोनों खड़ी थीं। उसे अब फैसला करना था कि वह कौन सी राह चुनेगी।
नंदिता का दिल जोरों से धड़क रहा था। एक और उसकी पुरानी दुनिया थी जहां उसके माता पिता, उसका घर और उसका बीता हुआ जीवन था। दूसरी ओर नागलोक की अजीब, डरावनी लेकिन रहस्यमयी दुनिया थी जहां उसे शक्तियां मिल सकती थीं, पर इंसानी जिंदगी हमेशा के लिए छूट जाती। नागराज के प्रस्ताव को स्वीकार करना आसान नहीं था, लेकिन उससे लड़ने का निर्णय लेना भी मौत को न्योता देने जैसा था। नंदिता ने धीरे धीरे अपनी मुट्ठी भींची और नागराज की आंखों में देखा। वहां कोई छलावा नहीं था, न ही कोई दया, बस एक प्रतीक्षा थी उसके निर्णय की। रहस्यमयी स्त्री अभी भी मुस्कुरा रही थी, मानो उसे पहले से पता था कि नंदिता क्या चुनेगी। अगर मुझे लड़ना है तो कैसे? नंदिता ने दृढ़ आवाज में पूछा। नागराज के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी। लड़ाई आसान नहीं होगी। यह एक साधारण युद्ध नहीं, बल्कि शक्ति और अस्तित्व की परीक्षा होगी। तुम्हें नागलोक की सबसे पुरानी गुफा में जाना होगा, जहां सर्प अग्नि जलती है। वहां से तुम्हें नागनी शक्ति प्राप्त करनी होगी, जिससे तुम मेरे बराबर आ सको। लेकिन याद रखना, जो भी इस शक्ति को पाने की कोशिश करता है, उसे असहनीय पीड़ा से गुजरना पड़ता है। नंदिता ने गहरी सांस ली। और अगर मैं असफल रही तो तुम हमेशा के लिए मेरी बन जाओगी। गुफा में मौजूद सभी नाग फुफकारने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी जगह अचानक जीवित हो उठी हो। रहस्यमय स्त्री ने सिर झुकाया और धीरे से कहा, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है लड़की। या तो तुम नागनी शक्ति के लिए आगे बढ़ो, या फिर इस नागलोक की रानी बनने के लिए तैयार हो जाओ। नंदिता ने अपनी हथेली की ओर देखा, जहां नाग के फन का निशान अब और गहरा हो गया था। उसके अंदर कुछ बदल रहा था। एक अजीब गर्मी उसकी नसों में दौड़ रही थी, मानो उसके खून में कोई पुरानी ताकत जड़ रही हो। उसने अपनी सारी हिम्मत बटोरी और कहा, मैं नागनी शक्ति हासिल करूंगी। चारों ओर एक तेज गूंज उठी। नागलोक में पहली बार कोई इंसान इस शक्ति की परीक्षा देने जा रहा था। नागराज ने धीरे से सिर झुकाया और बोला, तो ठीक है, जाओ और देखो कि क्या तुम इस आग की परीक्षा को पार कर सकती हो। लेकिन याद रखना, यह सिर्फ तुम्हारी शक्ति की परीक्षा नहीं होगी, बल्कि तुम्हारी आत्मा की भी। गुफा का फर्श अचानक हिलने लगा। दीवारों में से अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई पुरानी आत्माएं जाग रही हों। सामने की दीवार अचानक खुल गई और उसके पीछे एक लंबा अंधेरा रास्ता दिखाई दिया। नंदिता ने एक नज़र नागराज पर डाली, फिर रहस्यमयी स्त्री की ओर देखा। उसके मन में हजारों सवाल थे, लेकिन अब वह पीछे नहीं हट सकती थी। उसने अपने डर को किनारे रखा और उस अंधेरे रास्ते की ओर बढ़ने लगी, जहां नागनी शक्ति उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। नंदिता ने धीरे धीरे उस अंधेरे रास्ते में कदम रखा। जैसे ही वह आगे बढ़ी, गुफा के द्वार अपने आप बंद हो गए और चारों ओर सिर्फ घना अंधेरा रह गया। वहां कोई रोशनी नहीं थी, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। सिर्फ दूर कहीं एक हल्की सी लाल चमक थी, जो शायद उस सर्प अग्नि की थी जिसके बारे में नागराज ने कहा था। हर कदम के साथ गुफा के अंदर की हवा और ठंडी होती जा रही थी। अचानक नंदिता को अपने पैरों के नीचे कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ। उसने जल्दी से नीचे देखा। सैकड़ों छोटे छोटे नाग उसके पैरों के पास से गुजर रहे थे। वे उसे छू भी रहे थे, लेकिन उनका स्पर्श किसी बर्फीले पानी की लहर की तरह था। वह आगे बढ़ती गई। जैसे जैसे वह उस लाल चमक के करीब पहुंच रही थी, उसके शरीर में एक अजीब सी गर्मी महसूस होने लगी। यह गर्मी सिर्फ बाहर ही नहीं थी, बल्कि अंदर तक महसूस हो रही थी, मानो उसके खून में कुछ बदल रहा हो। अचानक उसके सामने एक विशाल दरवाज़ा आया। यह दरवाज़ा किसी साधारण गुफा का नहीं था। इस पर अनगिनत नागों की आकृतियां बनी थीं और उनके बीच में एक बड़ा नागफन उभरा हुआ था। जैसे ही नंदिता ने दरवाजे को छूने की कोशिश की, वह अपने आप खुल गया। दरवाजे के पीछे एक विशाल कक्ष था, जिसकी दीवारों पर आग की लपटें लहरा रही थीं। लेकिन यह आग किसी साधारण आग की तरह नहीं थी। इसकी लपटें नीले और काले रंग की थीं और वे हवा में तैर रही थीं, मानो कोई जीवित चीज हो। कक्ष के बीचों बीच एक पत्थर का मंच था, जिस पर एक जलता हुआ नाग बना हुआ था। यह वही सर्प अग्नि थी, जिसे छूकर नंदिता को नागनी शक्ति प्राप्त करनी थी। नंदिता ने धीरे धीरे उस मंच की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम रखा, गुफा की दीवारों से अचानक जोरदार फुफकार की आवाज आई। कौन है जो इस शक्ति को पाने आया है? यह आवाज इतनी गहरी थी कि गुफा की दीवारें कांप उठीं। नंदिता ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं नंदिता हूं, मैं नागनी शक्ति को प्राप्त करने आई हूं, उसने हिम्मत जुटाकर कहा। एक जोरदार अट्टहास गूंजा।
नागनी शक्ति किसी भी साधारण व्यक्ति को नहीं दी जाती। इसे पाने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा की परीक्षा देनी होगी। अचानक गुफा में चारों ओर से नागों की आकृतियां उभरने लगीं। ये कोई साधारण नाग नहीं थे, बल्कि धुएं और आग से बने हुए नाग थे। वे हवा में घूम रहे थे और उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। अगर तुम्हें नागनी शक्ति चाहिए तो तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम इस शक्ति के योग्य हो। नंदिता ने अपनी सांसों को काबू में रखा और तैयार हो गई। यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी, यह उसकी किस्मत का फैसला था। नंदिता की आंखों के सामने धुएं और आग से बने नाग हवा में तैर रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वे उसके मन के भीतर झांक रहे हों। गुफा की जमीन कांप रही थी और सर्प अग्नि की लपटें और ऊंची उठने लगी थीं। नंदिता ने अपनी मुट्ठी भींच ली। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक उन नागों में से एक आगे बढ़ा। उसकी आवाज़ गुफा की दीवारों से टकराई। पहली परीक्षा, भय की परीक्षा। अगर तुम इस शक्ति की हकदार हो तो अपने सबसे बड़े डर का सामना करो। नंदिता ने घबराकर चारों ओर देखा। हवा अचानक ठंडी हो गई थी। गुफा की लपटें बुझने लगीं और अंधेरा घिर आया। तभी उसे अपने सामने एक जानी पहचानी आकृति दिखी, उसकी माँ। लेकिन उसकी माँ की आंखें खाली थीं, उसका शरीर ठंडा और निर्जीव लग रहा था। नंदिता। उसकी माँ की आवाज़ बहुत धीमी थी, मानो वह कहीं दूर से आ रही हो। तुमने हमें छोड़ दिया, हम तुम्हारे बिना अकेले हैं। नंदिता का दिल जोरों से धड़कने लगा। ये उसका सबसे बड़ा डर था, अपनों को खो देने का डर। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। नहीं, उसने जोर से कहा, यह सच नहीं है, यह सिर्फ एक भ्रम है। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसकी माँ की आकृति हवा में खुल गई। अंधेरा छुटने लगा और नागों की आंखों में एक नई चमक उभर आई। तुमने पहली परीक्षा पार कर ली, नागों ने एक साथ कहा। अब दूसरी परीक्षा, बलिदान की परीक्षा। गुफा की जमीन फिर से कांपी। सामने एक और आकृति उभरी। इस बार ये कोई और नहीं बल्कि स्वयं नंदिता थी। लेकिन ये दूसरी नंदिता निर्जीव लग रही थी। उसकी आंखें बेजान थीं और उसका शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदल रहा था। अगर तुम नागनी शक्ति चाहती हो तो अपने पुराने अस्तित्व को छोड़ना होगा, एक नाग ने कहा। तुम्हें अपने इंसानी रूप का बलिदान देना होगा। नंदिता का दिमाग झंझना गया। क्या इसका मतलब था कि अगर उसने नागनी शक्ति प्राप्त की तो वह इंसान नहीं रहेगी, वह हमेशा के लिए नागलोक की हो जाएगी? उसने अपनी सांस रोकी। यह उसकी सबसे कठिन परीक्षा थी। क्या वह अपनी पुरानी पहचान छोड़कर इस नए संसार को अपना सकती थी? नागों की फुफकार गूंज रही थी। सर्प अग्नि की लपटें उसकी ओर बढ़ रही थीं। अब फैसला उसका था। या तो वह पीछे हट जाए और हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ दे, या फिर अपने पुराने जीवन को त्याग कर एक नई शक्ति को अपनाए। नंदिता के मन में हजारों सवाल उमड़ रहे थे। अगर उसने ये बलिदान स्वीकार कर लिया तो क्या वह फिर कभी इंसान बन पाएगी? क्या वह अपने माता पिता, अपने पुराने जीवन को हमेशा के लिए खो देगी? लेकिन अगर उसने पीछे हटने का फैसला किया तो क्या नागराज उसे जाने देगा? क्या नागलोक उसे जिंदा वापस जाने देगा? उसकी सांसें तेज हो गईं। सर्प अग्नि की लपटें अब उसके ठीक सामने थीं और उसकी दूसरी छवि, जो धीरे धीरे पत्थर में बदल रही थी, उसकी आंखों में घूर रही थी, मानो पूछ रही हो, क्या तुम तैयार हो? अचानक हवा में एक तेज आवाज गूंजी। याद रखो, शक्ति की कीमत हमेशा चुकानी पड़ती है। अगर तुम इसे अपनाओगी तो तुम्हारी पुरानी दुनिया तुम्हें कभी वापस स्वीकार नहीं करेगी। नंदिता के पैर कांप गए। उसके भीतर एक अजीब सी उथल हो रही थी। तभी गुफा की दीवारों से कई छायाएं उभरीं। वे आकृतियां उन लोगों की थीं जिन्होंने पहले यह परीक्षा देने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रहे थे। उनके चेहरे डरावने थे, उनकी आंखें खाली थीं और उनके शरीर अधूरे लग रहे थे, मानो वे अधर में अटके हुए हों। अगर तुम हार गई तो तुम्हारी आत्मा भी हमारी तरह यहीं भटकती रहेगी, उनमें से एक ने फुसफुसाते हुए कहा। नंदिता ने अपनी आंखें बंद कर लीं। यह फैसला अब और कठिन हो गया था। उसने अपने भीतर झांका। क्या वह सच में इस शक्ति के योग्य थी? अचानक उसे अपने भीतर एक गर्माहट महसूस हुई। ये वही एहसास था जो उसे बचपन से आता था जब वह सांपों के करीब होती थी। क्या ये शक्ति हमेशा से उसके भीतर थी? क्या ये उसकी नियति थी? उसने आंखें खोली और बिना किसी और झिझक के सर्प अग्नि की लपटों की ओर हाथ बढ़ा दिया। जैसे ही उसकी उंगलियां उस नीली और काली आग से टकराईं, एक जोरदार चीख पूरे गुफा में गूंज उठी। लपटें उसके शरीर में समा गई और उसकी रगों में दौड़ने लगीं। हर नस जलने लगी।
उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो रही हो। वह जमीन पर गिर गई और उसके चारों ओर की दुनिया घूमने लगी। नागों की फुफकार और जोर से सुनाई देने लगी। गुफा की दीवारें हिलने लगीं। अब तुम नागनी शक्ति की उत्तराधिकारी हो, एक गहरी आवाज उसके कानों में गूंजी। नंदिता ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। वह अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी त्वचा हल्की सुनहरी चमकने लगी थी। उसकी आंखों का रंग बदल चुका था और उसकी सांसें अब किसी साधारण इंसान की नहीं थीं। उसने अपनी हथेली खोली और उसमें एक नाग का चिन्ह जलने लगा। नागलोक उसे अपना चुका था, लेकिन अब सवाल यह था, क्या वह इस शक्ति का सही उपयोग कर पाएगी या यह शक्ति उसे भी उन खोई हुई आत्माओं की तरह अंधेरे में धकेल देगी। नंदिता ने अपनी उंगलियों को हिलाया और उसके स्पर्श से हवा में तरंगे उठने लगीं। यह शक्ति उसके भीतर समा चुकी थी, लेकिन उसके साथ एक अजीब बोझ भी महसूस हो रहा था। नागलोक में मौजूद सभी नाग चुपचाप उसे देख रहे थे। नागराज ने अपने विशाल फन को उठाया और उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में गर्व और रहस्य का अजीब मिश्रण था। अब तुम हमारी हो, नागराज ने धीरे से कहा, लेकिन यह शक्ति तुम्हें सिर्फ नागलोक की रानी बनने के लिए नहीं दी गई है। तुम्हें इसका उपयोग सही उद्देश्य के लिए करना होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने पहले कार्य को पूरा करो। नंदिता का दिल तेजी से धड़कने लगा। मेरा पहला कार्य? उसने धीमी आवाज में पूछा। नागराज ने अपने फन को झुकाया और गुफा की दीवारों पर अचानक एक दृश्य उभरने लगा। यह दृश्य नागलोक के बाहर की दुनिया का था, इंसानों की दुनिया। वहां एक गांव था और उस गांव के पास एक काली छाया लहरा रही थी। यह कोई साधारण छाया नहीं थी, बल्कि एक भयानक शक्ति थी जो धीरे धीरे पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले रही थी। यह काली शक्ति वर्षों से हमारे और तुम्हारी दुनिया के बीच बढ़ रही है। यह सिर्फ नागलोक के लिए नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए खतरा बन सकती है। नागराज की आवाज गंभीर थी। तुम्हें इसे रोकना होगा। नंदिता ने गहराई से उस दृश्य को देखा। गांव उसे कुछ जाना पहचाना लग रहा था। तभी उसकी आंखें एक विशेष झोपड़ी पर पड़ी और उसका दिल धड़कना भूल गया। यह उसका अपना गांव था। यह मेरा गांव है, उसने चौंकते हुए कहा। नागराज ने सिर हिलाया। हाँ, और अगर तुमने जल्दी कुछ नहीं किया तो यह छाया तुम्हारे पूरे गांव को निगल जाएगी। नंदिता का सिर घूमने लगा। उसने सोचा था कि नागलोक की शक्ति पाकर उसकी परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अब उसे अपने ही गांव को बचाने के लिए लौटना था। लेकिन क्या वह अब भी इंसानों के बीच रह पाएगी? क्या उसके माता पिता उसे पहचानेंगे, या फिर यह शक्ति उसे हमेशा के लिए उनसे दूर कर चुकी थी? उसने गहरी सांस ली और अपनी मुट्ठी भींची। उसे जवाब नहीं पता था, लेकिन एक बात साफ थी, वह अपने गांव को इस अंधेरे के हवाले नहीं कर सकती थी। मैं तैयार हूं, उसने दृढ़ आवाज में कहा। नागराज ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया। तो जाओ और अपनी पहली परीक्षा पूरी करो, लेकिन याद रखना, इस शक्ति के साथ एक नई जिम्मेदारी भी आती है। अगर तुमने इसे सही तरीके से नहीं संभाला तो यह तुम्हें भी उसी अंधेरे में ले जाएगी जिससे तुम लड़ने जा रही हो। गुफा की जमीन फिर से हिलने लगी। चारों ओर से नागों की फुफकार गूंज उठी। नागराज ने अपने विशाल फन को घुमाया और अचानक नंदिता के चारों ओर नीली रोशनी का एक चक्र बनने लगा। यह चक्र तेजी से घूमने लगा और नंदिता को अपने अंदर खींचने लगा। अगले ही पल वह वहां नहीं थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह अपने गांव के बीचों बीच खड़ी थी। लेकिन यह वही गांव नहीं था जिसे उसने छोड़ा था। यह गांव अब पूरी तरह बदल चुका था। यहाँ हर जगह अंधेरा था, हवा में अजीब सी घुटन थी और गांव के लोग कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। नंदिता ने गहरी सांस ली। उसकी असली परीक्षा अब शुरू हो चुकी थी। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव की गलियां सुनसान थीं, चौपड़ियों के दरवाजे अध खुले थे, लेकिन अंदर कोई नहीं था। हवा में एक ठंडक थी जो सामान्य ठंड नहीं थी, बल्कि किसी अज्ञात भय से भरी हुई थी। नंदिता धीरे धीरे आगे बढ़ी। हर कदम के साथ जमीन पर उसकी परछाई हल्की होती जा रही थी, मानो यह जगह उसकी उपस्थिति को अस्वीकार कर रही हो। उसने अपने घर की ओर देखा। उसकी झोपड़ी अब वैसी नहीं थी जैसी उसने छोड़ी थी। दरवाजे पर काले निशान थे, जैसे किसी ने वहां कुछ जलाया हो। वह दौड़ती हुई अंदर पहुंची। झोपड़ी के भीतर घुप अंधेरा था। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और जैसे ही उसकी हथेली से हल्की नीली रोशनी निकली, अंदर का दृश्य साफ हुआ। उसके माता पिता वहां नहीं थे।
लेकिन उनकी चीज़ें जस की तस रखी थीं। उसकी माँ की पुरानी साड़ी, उसके पिता की लकड़ी की छड़ी, सब कुछ वैसा ही था, बस उन्हें छोड़कर। तभी बाहर कुछ हलचल हुई। वह तुरंत दरवाजे की ओर भागी। झोपड़ी के बाहर धुंध धीरे धीरे घनी हो रही थी और उसमें से एक आकृति उभरने लगी। ये कोई सामान्य इंसान नहीं था। यह कोई था जिसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और शरीर से धुआं उठ रहा था। कौन हो तुम? नंदिता ने कड़े स्वर में पूछा। वह आकृति ठहर गई। फिर एक धीमी और डरावनी आवाज आई, तुम्हें लौटकर नहीं आना चाहिए था, अब बहुत देर हो चुकी है। नंदिता ने अपनी मुट्ठी भींची। मेरे माता पिता कहाँ हैं? गांव के लोग कहाँ हैं? वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसकी चाल असामान्य थी, जैसे वह जमीन पर नहीं बल्कि हवा में तैर रही हो। वे अब हमारे साथ हैं और जल्दी ही तुम भी होगी। अचानक उस आकृति ने अपना हाथ उठाया और नंदिता को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके चारों ओर हवा भारी हो रही हो। उसकी सांसें रुकने लगीं, उसका शरीर जगने लगा। यह वही जंधर था जिसके बारे में नागराज ने उसे चेतावनी दी थी। लेकिन नंदिता अब कमजोर नहीं थी। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया। उसके शरीर में सर्प अग्नि की लपटें तेजी से उठने लगीं। अचानक उसकी हथेली से एक नीली रोशनी निकली और सीधे उस आकृति की ओर बढ़ी। एक जोरदार चीख गूंजी और वह आकृति धुएं में बदलकर बिखर गई। नंदिता ने तेजी से सांस ली। यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अगर उसे अपने गांव को बचाना था तो उसे यह पता लगाना होगा कि यह अंधकार कहाँ से आ रहा था और इसके पीछे कौन था। उसने अपनी मुट्ठी कसी और गांव के आगे बढ़ते रास्ते की ओर देखा, जहां धुंध और भी गहरी होती जा रही थी। नंदिता ने धुंध को पार करने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम रखा, जमीन उसके पैरों तले हिल गई। हवा में अजीब सी गूंज उठी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। केवल गहराता अंधकार और सर्द हवा थी जो उसकी हड्डियों तक सरक रही थी। अचानक गांव की एक पुरानी बावड़ी से एक धीमी फुसफुसाहट जैसी आवाज आई। ये बावड़ी बरसों से बंद थी क्योंकि लोगों का मानना था कि यहाँ कोई बुरी शक्ति बसती है, लेकिन अब यह आवाज बिल्कुल साफ थी। आओ नंदिता। नंदिता छिटक गई। इस आवाज में कुछ ऐसा था जो उसे अपनी ओर खींच रहा था, लेकिन साथ ही उसके भीतर कुछ चेतावनी भी दे रहा था। उसने धीरे धीरे बावड़ी की ओर कदम बढ़ाया। जैसे जैसे वह पास जा रही थी, धुंध और घनी होती जा रही थी। बावड़ी की दीवारों पर पुराने समय के सांपों की आकृतियां उभरी हुई थीं, जो अब हल्की नीली चमक से जगमगाने लगी थीं। जैसे ही नंदिता ने बावड़ी में झांका, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। नीचे कोई पानी नहीं था। वहां केवल एक विशाल गहराई थी और उसके भीतर एक जोड़ी चमकती हुई लाल आंखें उसे घूर रही थीं। तुम वापस आ गईं, लेकिन यह तुम्हारी जगह नहीं है। वह आवाज इतनी गहरी थी कि गूंज गांव के हर कोने तक फैल गई। नंदिता ने सांस खींची। यह कोई साधारण शक्ति नहीं थी। यह वही था जिसने पूरे गांव को अपनी चपेट में लिया था। तुम कौन हो? नंदिता ने जोर से पूछा। बावड़ी के भीतर से हंसी गूंजी और अचानक धुएं की एक मोटी लहर ऊपर उठी। यह लहर नंदिता के चारों ओर घूमने लगी, जैसे उसे अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रही हो। लेकिन इस बार नंदिता तैयार थी। उसने अपनी दोनों हथेलियां खोली और नागनी शक्ति उसके शरीर से बाहर निकलने लगी। जैसे ही नीली लपटें उठीं, धुएं की लहर पीछे हटने लगी। लेकिन इसके साथ ही बावड़ी के भीतर की आंखें और अधिक क्रोध में जल उठीं। तुम्हें लगता है कि यह शक्ति तुम्हें बचा सकती है? अचानक धुएं से बनी एक विशाल आकृति बावड़ी से बाहर निकली। यह एक छाया जैसी थी, लेकिन इसकी लंबाई इंसानों से 3 गुना अधिक थी। इसके लंबे काले हाथ नंदिता की ओर बढ़े। नंदिता ने अपनी पूरी शक्ति एकत्र की और अपने हाथों को आगे बढ़ाया। एक जोरदार प्रकाश निकला और सीधे उस आकृति से टकराया। लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। प्रकाश उस आकृति को खत्म करने के बजाय उससे टकराकर बिखर गया। नंदिता के कदम पीछे हट गए। तुम मुझसे नहीं जीत सकती, वह छाया फुफकारती हुई बोली, क्योंकि मैं वही हूं जिससे तुमने खुद को बचाने की कोशिश की थी। मैं तुम्हारे डर से जन्मा हूं, मैं तुम्हारी ही परछाई हूं। नंदिता की आंखें चौड़ी हो गईं। यह शक्ति बाहर से नहीं बल्कि उसके ही भीतर से आई थी। लेकिन यह कैसे संभव था? अगर यह सच था तो उसे हराने के लिए उसे अपने ही भय का सामना करना होगा। धुएं की आकृति अब पूरी तरह उसके सामने थी। गांव के चारों ओर की हवा और अधिक ठंडी हो गई थी। नंदिता ने गहरी सांस ली। अब उसे फैसला करना था, लड़ाई जारी रखनी थी या फिर इस सच्चाई को स्वीकार करके एक नया रास्ता खोजना था।
नंदिता ने अपनी सांसें स्थिर की। अगर यह अंधकार उसी के भीतर था तो इसे हराने का तरीका भी उसी के भीतर होना चाहिए। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर झांका। उसे अपना डर दिखा, अकेले रह जाने का डर, अस्वीकार किए जाने का डर, अपनी शक्ति को न समझ पाने का डर। यही डर था जिसने इस अंधकार को जन्म दिया था। उसने धीरे धीरे अपनी मुट्ठी खोली और अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस किया। यह नागनी शक्ति सिर्फ बाहरी दुश्मनों से लड़ने के लिए नहीं थी, बल्कि भीतर की लड़ाई जीतने के लिए भी थी। उसने मन ही मन स्वीकार किया कि वह अंधकार से नहीं डरती, वह इसकी मालिक है, न कि इसकी दासी। जैसे ही ये विचार उसके मन में आया, उसके शरीर से हल्की सुनहरी रोशनी फूटने लगी। यह रोशनी धीरे धीरे फैलकर धुएं की उस भयानक आकृति तक पहुंची। आकृति ने एक जोरदार चीख मारी। उसके काले हाथ कांपने लगे, उसकी लाल आंखें धीरे धीरे बुझने लगीं। यह संभव नहीं। आकृति की आवाज़ टूटने लगी। नंदिता ने आंखें खोलीं। वह अब पहले जैसी नहीं थी। अब वह अपनी शक्ति और अपनी सच्चाई को पूरी तरह समझ चुकी थी। अचानक धुएं की आकृति टुकड़ों में बिखर गई और हवा में विलीन हो गई। अंधकार धीरे धीरे छंटने लगा। गांव की गलियां फिर साफ होने लगीं। ठंडे आसमान में फैला हुआ काला धुआं धीरे धीरे लुप्त हो गया। नंदिता ने चारों ओर देखा। लोग अपनी झोपड़ियों से बाहर आने लगे। उनके चेहरों पर भय की जा भागते हुए और उसे गले से लगा लिया। गांव फिर से जीवित हो चुका था। अंधकार चला गया था। लेकिन नंदिता जानती थी कि असली जीत बाहरी दुनिया पर बल्कि उसके भीतर हुई थी।